13 नवंबर 1999, जापान का नागोया शहर। दोपहर के करीब 2:30 पर एक मकान मालिक और उसकी पत्नी अपने किराए के एक फ्लैट पर पहुंचे थे। उन्हें लगा होगा कि यह बस एक सामान्य सी मुलाकात है, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर जो नजारा था वो ऐसा था जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। फर्श पर 32 साल की नमिको ताकाबा पड़ी थी। उसके शरीर की हालत देखकर ही समझ आ रहा था कि कुछ बहुत भयानक हुआ है। उसके पैर बाहर गलियारे में थे, जबकि शरीर का बाकी हिस्सा कमरे के अंदर था। उसके आसपास खून जमा हुआ था, फर्श पर फैलता हुआ, और उसके निशान गलियारे में आगे तक जाते दिख रहे थे। दरवाजे के पास भी खून की बूंदें जमी हुई थी और उसकी गर्दन इतनी बुरी तरह कटी हुई थी कि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि वो लगभग शरीर से अलग हो चुकी थी। ये सब देखकर वो दोनों घबरा गए। बिना एक सेकंड गवाए उन्होंने फौरन पुलिस को फोन किया। पैरामेडिक्स कुछ ही देर में पहुंच गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नमिको पहले ही मर चुकी थी। उसके बाद उसके पति सातोरू ताकाबा को फोन किया गया। उन्हें बताया गया कि उनकी पत्नी की मौत किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से हुई है, लेकिन जो सच उस घर के अंदर था वो उससे कहीं ज्यादा डरावना था। इसी बीच इन्वेस्टिगेटर्स ने घर की जांच शुरू की और तभी उन्हें एक और ऐसी चीज दिखी जिसने इस मामले को और भी ज्यादा उलझा दिया। किचन में एक छोटा बच्चा चुपचाप बैठा हुआ था, उनका 2 साल का बेटा कोहेई। उसे किसी तरह की शारीरिक चोट नहीं थी, वो बिल्कुल सेफ था। लेकिन उस घर के माहौल को देखते हुए ये सवाल खुद ही उठता है कि उसने क्या सुना होगा। थोड़ी देर बाद सातोरू भी वहां पहुंच गए। उन्हें बाहर ही रोक लिया गया क्योंकि अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। वो अब भी यही सोच रहे थे कि उनकी पत्नी की मौत किसी अचानक बीमारी की वजह से हुई है, लेकिन बाद में पैरामेडिक्स ने उन्हें अलग ले जाकर सच बताया कि उनकी पत्नी की मौत नेचुरल नहीं थी, बल्कि शायद उनकी हत्या की गई थी। घर में जबरदस्ती घुसने के कोई साफ निशान नहीं थे। कोई ऐसा कारण नहीं दिख रहा था जिससे लगे कि किसी ने ऐसा क्यों किया होगा। सातोरू ताकाबा 43 साल के एक रियल एस्टेट एजेंट थे। नमिको 32 साल की घर संभालती थी और उनका छोटा बेटा जो उस समय सिर्फ 2 साल का था। पड़ोसी भी उन्हें एक अच्छे परिवार के तौर पर जानते थे, शांत, अपने काम से काम रखने वाले और दूसरों से अच्छे से पेश आने वाले। और शायद यही चीज इस पूरे मामले को और भी ज्यादा डरावना बना देती है, क्योंकि कई बार सबसे डरावने और दिल दहला देने वाले अपराध वही होते हैं जहां बाहर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखता है, जब तक कि एक पल में सब कुछ बिखर न जाए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसने इन्वेस्टिगेटर्स को 20 साल से भी ज्यादा समय तक उलझाए रखा। यह है नमिको ताकाबा मर्डर केस। नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। चलिए वापस चलते हैं 13 नवंबर 1999 की उस सुबह, जिस दिन ताकाबा परिवार का दिन भी हर रोज की तरह बिल्कुल आम तरीके से शुरू हुआ था। कोहेई पिछली रात से ही बीमार था, इसलिए उस सुबह नमिको ने उसे अस्पताल ले जाने का सोचा। करीब सुबह के 11 बजे वो अपने पति सातोरू को काम पर छोड़ने के बाद कोहेई को जांच के लिए लेकर गई। वहां से दोनों लगभग 11:50 पर घर वापस लौट आए। उस समय के आसपास पड़ोसियों ने बताया कि फ्लैट से टीवी की आवाज आ रही थी। फिर करीब दोपहर के 1 बजे बिल्डिंग में रहने वाले एक आदमी ने कुछ अजीब सा सुना। उसे लगा जैसे किसी का झगड़ा हो रहा हो या फिर जैसे कोई भारी सामान घसीटा जा रहा हो। इसके बाद उसे सीढ़ियों से तेजी से नीचे उतरते कदमों की आवाज भी सुनाई दी। उस वक्त उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बिल्डिंग में मौजूद 2 और लोगों ने भी कुछ ऐसा ही बताया। उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बड़ा अलमारी जैसा सामान घसीटा जा रहा हो, और फिर वही किसी के तेजी से सीढ़ियां उतरने की आवाज। दोपहर 12 से लेकर 2 बजे के बीच नमिको की एक दोस्त ने कई बार घर पर फोन किया, लेकिन हर बार कोई जवाब नहीं मिला। फिर करीब 2:30 पर मकान मालिक और उसकी पत्नी ताकाबा परिवार के फ्लैट पर पहुंचे। वो अपने बगीचे से कुछ सब्जियां लेकर आए थे। मकान मालिक की पत्नी ने पहले फोन भी किया था, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने सोचा कि सीधे जाकर ही देख लिया जाए। उन्होंने डोरबेल बजाई, दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। पूरा घर बिल्कुल शांत था। फिर उसकी पत्नी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की और वो आसानी से खुल गया। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। जैसे ही वो अंदर गई, उसने नमिको को फर्श पर पड़ा हुआ देखा।
जब पुलिस और पैरामेडिक्स ने सीन को ध्यान से देखा तो कई अहम बातें सामने आईं। नमी को मुंह के बल पड़ी थी। उसकी गर्दन पर कई गहरे घाव थे जो किसी तेज धार वाले हथियार से किए गए लग रहे थे। उसके हाथों पर भी चोट के निशान थे जो साफ बताते हैं कि उसने खुद को बचाने की कोशिश की थी। पैरामेडिक्स के मुताबिक उसकी मौत ज्यादा खून बह जाने की वजह से हुई थी। उस दिन की उसकी गतिविधियों और गवाहों के बयानों के आधार पर जांच करने वालों ने अंदाजा लगाया कि उसकी मौत दोपहर 12 से 1 बजे के बीच हुई होगी, और अगर थोड़ा और सटीक समय देखा जाए तो करीब 12:30 के आसपास। घर में चोरी का कोई निशान नहीं था, कुछ भी गायब नहीं था। घर का सामान भी इधर उधर नहीं किया गया था। टीवी अभी भी चालू था और उस पर वही सीरीज चल रहा था जिसे नमी को हमेशा देखा करती थी। टीवी के सामने रखी कोतत्सु टेबल पर एक कप नूडल्स रखा था जिसका पानी अभी भी गर्म था। साथ में मिसो सूप का एक कटोरा भी रखा था जिसे कोहेई ने सुबह के नाश्ते के बाद वहीं छोड़ दिया था। दरवाजे के पास एक वैक्यूम क्लीनर रखा था जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि नमी को सफाई कर रही थी, तभी उसका हत्यारा वहां पहुंचा। और सबसे जरूरी बात, खून के निशान दरवाजे के पास से शुरू होकर गलियारे से होते हुए बाथरूम तक जा रहे थे। बाथरूम के सिंक में भी खून के निशान मिले, जिससे इन्वेस्टिगेटर्स को यह लगा कि जाने से पहले हमलावर ने वहां अपने हाथ धोए थे। अब यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां सबूत धीरे धीरे मिलकर एक तस्वीर बनाना शुरू करते हैं कि आखिर हत्यारा कौन हो सकता था। इन्वेस्टिगेशन करने वालों को मौके पर खून के धब्बे और जूतों के निशान मिले जो नमिको के नहीं थे। ये निशान दरवाजे के पास और उसकी बॉडी के आसपास मिले थे। जिस खून पर शक था कि वो हमलावर का हो सकता है, शायद वो चोट जो नमिको ने खुद को बचाते हुए उसे पहुंचाई होगी, उसकी जांच की गई। उस खून का ब्लड ग्रुप बी निकला। डीएनए सबूत के आधार पर यह अंदाजा लगाया गया कि हमलावर एक महिला हो सकती है जिसकी उम्र उस समय करीब 40 से 50 साल के बीच रही होगी। अब जूतों के निशान की बात करें तो वो महिलाओं के जूते थे जो कोरिया में बने थे, नंबर 8 के, और उनमें हील भी थी। खून के निशान सिर्फ फ्लैट के अंदर ही नहीं थे। हालांकि हमलावर ने बाथरूम में अपने हाथ धोने की कोशिश की थी, फिर भी खून की बूंदें गलियारे में, सीढ़ियों पर और यहां तक कि बिल्डिंग के बाहर पार्किंग एरिया तक भी मिली। ये निशान फ्लैट से बाहर निकलकर आगे तक जाते दिखे। इन्वेस्टिगेशन करने वालों ने इस रास्ते को फॉलो किया और ये करीब 500 मीटर दूर एनाओ पार्क की तरफ जाता हुआ मिला। वहां 2 गवाह सामने आए जिन्होंने उस इलाके में एक औरत को देखा था। पहले गवाह ने बताया कि उसने एक औरत को गुलाबी रंग का ऊपर का कपड़ा पहने हुए देखा था। दूसरे गवाह ने कहा कि उसने एक औरत को एनाओ पार्क के सामने सड़क पर खड़ा देखा। उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और वो अपने हाथ को पकड़े हुए थी जैसे उसे चोट लगी हो। ऐसा लग रहा था कि वो किसी गाड़ी के रुकने का इंतजार कर रही थी। हालांकि दोनों गवाहों ने उसके कपड़ों को लेकर अलग अलग बातें कही, लेकिन उसकी शक्ल सूरत के बारे में उनकी बात एक जैसी थी। जब इन्वेस्टिगेशन टीम पार्क पहुंची तो वहां भी खून के निशान मिले। इससे ये लगा कि वहां भी किसी ने अपने हाथ से खून साफ करने की कोशिश की थी। उसके बाद ये निशान आगे उत्तर की तरफ किता वार्ड की ओर जाते हुए मिले, जो एक रेजिडेंशियल एरिया है। और सबसे अजीब बात यह थी कि अगर वो औरत सच में खून से सनी हुई थी या कम से कम उस पर खून के निशान थे और वो दिन के उजाले में एक मोहल्ले से होकर गुजर रही थी, तो फिर लोगों का ध्यान उस पर क्यों नहीं गया। फिर जब इन्वेस्टिगेशन टीम वापस फ्लैट के अंदर पहुंची तो उन्हें एक और ऐसा सबूत मिला जिसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। दरवाजे के हैंडल पर किसी ड्रिंक का निशान मिला जो प्रोबायोटिक दूध जैसा था, बाजार में छोटे छोटे बोतलों में मिलने वाले याकुल्ट जैसा, क्योंकि ताकाबा परिवार ऐसा ड्रिंक नहीं पीता था। इसीलिए ये छोटा सा निशान भी एक जरूरी सुराग बन गया। और किचन टेबल पर ठीक वहीं जहां कोहेई अकेला बैठा मिला था, इन्वेस्टिगेशन करने वालों को एक और जरूरी चीज मिली। वहां उसी प्रोबायोटिक ड्रिंक की एक आधी खाली बोतल रखी थी। साफ था कि वो घर के किसी सदस्य की नहीं थी, बल्कि कोई बाहर से लेकर आया था। जब उस बोतल का सीरियल नंबर ट्रेस किया गया तो पता चला कि वो निशिमिकावा इलाके में बेची गई थी, जो क्राइम सीन से करीब 35 किलोमीटर दूर था। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने वालों ने एक अंदाजा लगाया कि शायद हमलावर ने खुद को ड्रिंक बेचने वाली बनाकर पेश किया हो, जैसे घर घर जाकर चीजें बेचने वाले लोग होते हैं। अगर ऐसा हुआ हो तो ये समझ आता है कि नमिको ने दरवाजा क्यों खोला और क्यों उसे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। तो अब पुलिस के पास क्या क्या था? खून का डीएनए, जूतों के निशान, गवाहों के बयान, एक ड्रिंक
जो एक खास इलाके से जुड़ी थी और पूरे दिन की एक साफ टाइमलाइन। फिर भी हत्यारा पकड़ा क्यों नहीं गया? शुरुआत से ही कुछ चीजें इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ चली गईं। घटना वाली रात पुलिस ने अपने डॉग ट्रैकिंग ऑपरेशन को कुछ समय के लिए रोक दिया। बताया गया कि मीडिया उस वक्त इस केस को बहुत तेजी से कवर कर रही थी, यहां तक कि वो शोक में डूबे परिवार और 2 साल के कोहेई तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, जिससे पुलिस को काफी परेशानी हो रही थी। और उसी शाम तेज बारिश भी हुई, जिसकी वजह से पार्क में मौजूद खून के निशान धुल गए और हमलावर के पैरों के निशान भी मिट गए। यानी जो शुरुआती रास्ता था उसका बड़ा हिस्सा वहीं खत्म हो गया। इसके बावजूद पुलिस ने इस केस में करीब 1 लाख अधिकारियों को लगाया और 5000 लोगों से पूछताछ की, लेकिन फिर भी कोई संदिग्ध नहीं मिला। कई सालों तक कोई साफ जवाब नहीं मिला, तो तरह तरह की थ्योरी चलती रही कि आखिर किसने किया और क्यों किया। उनमें से एक थ्योरी जो काफी चर्चा में रही वो ये थी कि कातिल गलती से गलत अपार्टमेंट में चला गया था, मतलब नामिको की हत्या गलती से हो गई। उस वक्त मर्डर के समय नामिको के बगल वाले अपार्टमेंट में एक और रेसिडेंट रहता था, जिसका फैमिली नाम अलग था, लेकिन वो नाम उसी कांजी में लिखा हुआ था जो ताकाबा नाम में इस्तेमाल होता है। कांजी जापानी लिखने का एक तरीका है। ये असल में चीन से आए हुए अक्षर हैं, जिन्हें जापान में बहुत पहले अपनाया गया था। जापानी भाषा से अनजान किसी के लिए या फिर जिसकी कांजी पढ़ने की पकड़ ठीक ठाक नहीं है, उन दोनों नेम प्लेट्स को आसानी से कंफ्यूज किया जा सकता था। दोनों नेम प्लेट्स देखने में लगभग एक जैसे लगते थे। जब चोरी की बात पूरी तरह खारिज हो गई तो इन्वेस्टिगेशन करने वालों ने यह भी सोचा कि शायद ये किसी निजी दुश्मनी या पर्सनल कारण का मामला हो। उन्होंने ताकाबा परिवार से जुड़े हर इंसान से बात की, उनके हर रिश्ते, हर जान पहचान को जांचा, लेकिन कुछ भी शक वाली बात सामने नहीं आई। जो भी उन्हें जानता था सबने उनके बारे में अच्छा ही कहा। और इसी के बाद धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन करने वालों ने इस दुश्मनी वाली थ्योरी को भी छोड़ दिया। हत्या के बाद सातोरू और कोहेई शहर के दूसरे हिस्से में सातोरू के माता पिता के साथ रहने चले गए। ऐसी घटना के बाद कोई भी इंसान उस जगह से दूर जाना चाहेगा, लेकिन सातोरू ने एक ऐसा फैसला लिया जो बहुत कम लोग ले पाते हैं। उसने वो फ्लैट छोड़ने के बजाय उसका किराया देता रहा, वही फ्लैट जहां नमिको की मौत हुई थी। उसका मानना था कि शायद एक दिन उसी जगह पर मौजूद कोई चीज उसकी पत्नी के हत्यारे तक पहुंचने में मदद कर सके। इस फैसले की उसे भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। सालों में उसने करीब 20 मिलियन येन खर्च किए, जो लगभग 1 करोड़ रुपए के बराबर है, लेकिन उसने फिर भी उस जगह को नहीं छोड़ा। उसने वहां की एक भी चीज को नहीं छेड़ा। दीवार पर टंगा कैलेंडर आज भी नवंबर 1999 पर ही रुका हुआ था। सातोरू हर हफ्ते में 2 बार उस फ्लैट में जाता था और यह सिलसिला 20 साल बाद भी जारी रहा। वो कहता था कि जैसे ही वो अंदर कदम रखता है उसे लगता है जैसे समय वहीं रुक गया हो। वो उस जगह को वैसा ही रखना चाहता था, एक तरफ नमिको की याद के लिए और दूसरी तरफ अपने बेटे कोहेई के लिए। और सातोरू की इस हालत को समझते हुए मकान मालिक ने भी उसका किराया कम कर दिया था। सातोरू ज्यादातर मीडिया से दूर ही रहा। जब भी उसने इंटरव्यू दिया उसने एक बात का खास ध्यान रखा, वो कैमरे के सामने रोया नहीं। उसने मीडिया से यह भी कहा कि उसे या उसके बेटे को रोते हुए फिल्म न किया जाए। उसका कहना था कि वो उस इंसान को ये सेटिस्फैक्शन नहीं देना चाहता जिसने ये सब किया। वो नहीं चाहता था कि उसे लगे कि वो जीत गई, इसीलिए वो मुस्कुराता रहा। जहां जरूरी होता वहां हंसता भी था। वो अपना वक्त और मेहनत एक और काम में लगाता था। सातोरू सोरानोकाई नाम की एक संस्था से जुड़ गया, जो हत्या के मामलों में अपने परिवार के किसी सदस्य को खो चुके लोगों की मदद करती है। वो वहां रिप्रेजेंटेटिव सेक्रेटरी बना और सालों तक उसने ऐसे परिवारों का साथ दिया, खासकर वो लोग जिनके केस अब तक सुलझे नहीं थे। इसी के साथ उसने और इस संस्था के बाकी लोगों ने मिलकर एक और बड़ी लड़ाई लड़ी। उन्होंने जापान में हत्या के मामलों के लिए समय सीमा खत्म करने की मांग उठाई, क्योंकि उस समय जब नमिको की मौत हुई थी हत्या के मामलों में यह सीमा सिर्फ 15 साल की थी। यानी अगर 2014 तक हत्यारा नहीं पकड़ा जाता तो उसके बाद चाहे वो कोई भी हो और उसका मकसद कुछ भी रहा हो, वो हमेशा के लिए आजाद हो जाती। सातोरू के पास समय बहुत कम था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने लगातार कोशिश की और आखिरकार 2010 में जापान में हत्या के मामलों के लिए समय सीमा को खत्म कर दिया गया। 5 फरवरी 2020 को
आइची प्रीफेक्चरल पुलिस ने हत्यारे को पकड़ने में मदद करने वाली जानकारी के लिए 30 लाख येन का इनाम भी घोषित किया। इतनी कोशिशों के बाद भी गवाहों के बयान, सबूत और 2 दशकों से ज्यादा चले इन्वेस्टिगेशन के बावजूद ये केस ऐसे ही चलता रहा। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। सालों में पुलिस ने कई लोगों पर शक किया, उन्हें शक के दायरे में रखा, लेकिन उनमें से हर कोई पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने को तैयार नहीं था। इन सस्पेक्ट्स में से एक महिला थी, कुमिको यासुहिको। वो एक लोकल सुपरमार्केट में पार्ट टाइम क्लर्क के तौर पर काम करती थी और स्कूल के समय वो सातोरू के साथ ही पढ़ती थी। सालों तक उसने इस केस में किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया, लेकिन साथ ही उसने कभी भी इन्वेस्टिगेटर्स को अपना डीएनए सैंपल देने के लिए हाँ नहीं की। फिर 30 अक्टूबर 2025 को अचानक कुमिको खुद पुलिस के पास पहुंची, जो अब 69 साल की हो चुकी थी। उस समय पुलिस वाले एक ट्रेन स्टेशन पर अवेयरनेस पोस्टर्स बांट रहे थे। वहीं उसने उनसे कहा कि वो इन्वेस्टिगेशन में मदद के लिए अपना डीएनए सैंपल देने के लिए तैयार है। जब उसका सैंपल टेस्ट किया गया तो वो मैच हो गया, यानी क्राइम सीन पर जो खून मिला था वो उसी का था। 25 साल से ज्यादा समय के बाद इन्वेस्टिगेशन करने वालों को आखिरकार उनका हत्यारा मिल चुका था। कुमिको ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि हत्या के बाद से ही वो लगातार एक अजीब बेचैनी के साथ जी रही थी। खासकर हर साल जब उस घटना की तारीख पास आती थी तो उसका डर और बढ़ जाता था। वो ऐसे दौर से गुजरती थी जब वो ठीक से खा नहीं पाती थी, बार बार उसी बारे में सोचती रहती थी और नॉर्मल जिंदगी जी पाना उसके लिए मुश्किल हो जाता था। फिर अगस्त 2025 में उसे ऐसा लगने लगा कि शायद पुलिस अब उसके करीब पहुंच चुकी है और कभी भी उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। शायद यही डर उसे अक्टूबर में खुद सामने आने के लिए मजबूर कर गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि उसने नमिको की हत्या क्यों की। इसका जवाब जुड़ा था एक रियूनियन से। जून 1999 में हत्या से कुछ महीने पहले एक हाई स्कूल रियूनियन हुआ था। कुमिको भी उसमें शामिल हुई थी। लोग उसे एक शांत और अपने में रहने वाली लड़की के रूप में जानते थे, लेकिन स्कूल के दिनों में वो उसी स्पोर्ट्स क्लब में थी जहां सातोरू भी था और कुछ लोगों के मुताबिक वो सातोरू को पसंद करती थी। रियूनियन में जब सब लोग अपनी अपनी जिंदगी के बारे में बता रहे थे, तब सातोरू की बारी आई। उसने बताया कि उसने एक ऐसी लड़की से शादी की थी जो उससे 11 साल छोटी थी और उनके 2 बच्चे थे, लेकिन वो शादी नहीं चल पाई और दोनों का तलाक हो गया। फिर उसने बताया कि उसने दोबारा शादी की नमिको से और उनके साथ उसका एक बेटा है, कोहेई। उसने ये भी बताया कि उसकी पहली शादी से जो बड़ी बेटी थी उसकी मौत 10 साल पहले हो चुकी थी। पुलिस को दिए अपने बयान में कुमिको ने जो वजह बताई वो सुनकर और भी हैरानी होती है। उसने कहा कि वो चाहती थी कि सातोरू समझे कि अकेले बच्चे को पालना कैसा होता है, यानी वो उसे उसी दर्द से गुजरते देखना चाहती थी। क्या रियूनियन में सातोरू की बातों ने कुमिको के मन में कुछ गलत सोच पैदा की थी? क्या उसे लगा कि वो अपने बच्चों की जिम्मेदारी ठीक से नहीं ले रहा, या फिर उसके मन में पहले से कुछ और भावनाएं थीं जो उसने कभी पूरी तरह खुलकर नहीं बताई? ये सब बातें आज भी साफ नहीं है, लेकिन एक बात तय है, यही वो वजह थी जो कुमिको ने इस हत्या के लिए बताई। कुमिको के मन में नमिको के लिए कोई खास फीलिंग थी ही नहीं। असल में वो दोनों कभी मिली ही नहीं थी। जिस दिन कुमिको ने नमिको की जान ली वही उनका पहला और आखिरी सामना था। यानी नमिको बस एक ऐसी औरत बन गई जो गलत इंसान से प्यार करने की वजह से इस सब में फंस गई। अब सवाल यह है कि कुमिको को नमिको का पता कैसे मिला। एक थ्योरी के मुताबिक कहा जाता है कि रियूनियन के बाद कुमिको ने सातोरू का पीछा किया होगा ताकि वो ये जान सके कि वो कहाँ रहता है, लेकिन ये बात कभी कंफर्म नहीं हो पाई। हालांकि जिस तरह उसने खुद को एक ड्रिंक बेचने वाली औरत के रूप में पेश किया ताकि बिना शक के बिल्डिंग में घुस सके, उससे लगता है कि यह सब पहले से सोचा गया था। फ्लैट में जो ड्रिंक मिली थी, जो करीब 35 किलोमीटर दूर निशिमिकावा इलाके से जुड़ी थी, वो भी यही दिखाती है कि उसने पूरा प्लान पहले से बना रखा था। 5 मार्च 2026 में प्रोसिक्यूटर ने उस पर हत्या का केस दर्ज कर दिया। कोर्ट ने उसका मानसिक जांच करवाया, जिसमें पता चला कि अपराध के समय वो पूरी तरह जिम्मेदार थी। अब केस ले जज ट्रायल में जाएगा, जहां आम लोग भी जजों के साथ मिलकर फैसला सुनाएंगे। सुनवाई और ट्रायल अब भी आगे होना बाकी है। क्या वो हत्या के बारे में और खुलकर बताएगी या फिर कोई और कहानी सामने आएगी, ये अब भी देखना बाकी है। जब अरेस्ट के बाद सातोरू से कुमिको के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि उसे सच में समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया। उसे याद है कि कुमिको एक अच्छी औरत लगती थी
और ये बात आज भी उसके लिए समझ से बाहर है। लेकिन अगर इस पूरे केस में कोई एक चीज सबसे ज्यादा सामने आती है तो वो है कि सातोरू अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था कि उसने कभी हार नहीं मानी। 26 साल तक उसने उस फ्लैट का किराया दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वहां मौजूद सबूत सुरक्षित रहे और नमिको की यादें भी बनी रहें। नमिको की मौत से पहले उसने सातोरू से कहा था कि वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश है। दोनों मिलकर एक नया घर लेने ही वाले थे और दूसरा बच्चा भी प्लान कर रहे थे, लेकिन उनका सपना कभी पूरा नहीं हो सका। तो आज की कहानी बस यहीं तक। मैं फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।